सब ही उलझे हैं अपनी अपनी उलझनों में। किसको फुर्सत है किसी से बात करने की। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप सभी का और प्रारंभ करते हैं कक्षा 11 की जो हमने अंतरा भाग एक पुस्तक प्रारंभ कर रखी है उसका आज 16वां अध्याय अंतरा के काव्य खंड के अंदर नींद उचट जाती है। नरेंद्र शर्मा साहब का है ये। इसको हम अच्छे से देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे पहले सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। और पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 4400 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन है जो कर लीजिएगा। देखिए साथियों, कल हमने जो पाठ पढ़ा था महादेवी वर्मा वाला, जो 3 पार्ट के अंदर हम उनके जो गीत हैं दोनों उनको किया था, तो वहाँ से एक सवाल पूछता हूँ मैं। अगर परीक्षा में सवाल आ जाए आपके, कमेंट करके बताना सही उत्तर क्या होगा। महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा सवाल को। महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है झांसी की रानी, वर्तमान युग की मीरा, वर्तमान युग की सीता, आधुनिक युग की मीरा। उत्तर दीजिएगा क्या होगा। वापस सुन लीजिए, झांसी की रानी, वर्तमान युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा। क्या उत्तर होगा कमेंट करके बताइएगा आप। प्रारंभ करते हैं नरेंद्र शर्मा साहब को। तो नरेंद्र शर्मा का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर गांव में होता है साहब, 1923 में। कब होता है? 1923 में होता है, यूपी में बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर गांव में। ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा की हम बात करें नरेंद्र साहब की, तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी गांव में ही होती है और बाद में ये प्रयाग विश्वविद्यालय से क्या करते हैं? एमए करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा गांव में होती है और प्रयाग विश्वविद्यालय से क्या करते हैं भाई साहब? एमए करते हैं। वे शुरू से ही राजनीतिक जो पॉलिटिकल गतिविधियां इनमें क्या रहे? सक्रिय रहे, एक्टिव रहे। और इसी सक्रियता के कारण उन्हें 1940 से लेकर 42 तक है तो जेल में रहना पड़ा। तो पूछा जा सकता है किन वजहों से नरेंद्र शर्मा साहब को 1940 से लेकर 42 तक जेल में रहना पड़ा? राजनीतिक गतिविधियों के कारण। ठीक है। या फिर यूं भी पूछा जा सकता है सवाल को घुमाकर कि राजनीतिक गतिविधियों के कारण नरेंद्र शर्मा साहब को कब से कब तक है तो जेल में रहना पड़ा? 1940 से 42 तक। ठीक है। 1943 में वे मुंबई चले गए और फिल्मों के लिए गीत और संवाद लिखने लगे। 1943 में कहाँ चले जाते हैं? बॉम्बे आते हैं, मुंबई आ जाते हैं साथ सपनों की नगरी में, और फिल्मों के लिए गीत लिखते हैं, संवाद लिखते हैं, डायलॉग राइटिंग है जो करने लगते हैं। और अंतिम समय तक फिल्मों से ये जो जुड़े रहे। प्रसिद्ध काव्य संग्रह आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, या फिर नोट करना चाहते हैं तो अगर नोटबुक में करें तो नोट कर लीजिएगा। नरेंद्र शर्मा साहब की जो प्रसिद्ध काव्य संग्रह प्रभात फेरी, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवन, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्त चंदन, जिनमें से प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत, प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत को विशेष तौर से ध्यान में रखना, और मिट्टी और फूल भी देख लेना एक बार। ठीक है। अच्छे से खोपड़े में बिठा लेना इनको, ये पूछी जा सकती है। प्रवासी के गीत है जो कई बार पूछा जाता है। ये इनके क्या है? काव्य संग्रह हैं। अब मूलतः बात करें तो गीतकार हैं नरेंद्र शर्मा। मूलतः क्या है? गीतकार है। तो यहीं से सवाल बन जाएगा एक अच्छा सा, नरेंद्र शर्मा मूलतः हैं गीतकार, व्यंग्यकार, कहानीकार, या इनमें से कोई नहीं? तो वहां पर आप सही उत्तर क्या कर दोगे भाई साहब? नरेंद्र शर्मा क्या है? मूलतः गीतकार हैं। आ गई बात समझ में? चलिए आगे देखिए। उनके अधिकांश गीत जो है यथार्थवादी दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। ये भी सवाल अच्छा बन सकता है कि नरेंद्र शर्मा साहब के जो अधिकांश गीत है किस दृष्टि को लेकर, किस दृष्टिकोण को लेकर लिखे गए? तो यथार्थवादी दृष्टिकोण को लेकर है जो लिखे गए हैं। वे प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित थे। और चेतना की बात करें तो प्रगतिवादी जो धारा है, प्रगतिवादी जो चेतना है, उससे प्रभावित थे। उन्होंने प्रकृति के सुंदर चित्र उकेरे हैं, व्याकुल प्रेम की अभिव्यक्ति और प्रकृति का जो कोमल रूप है उसका चित्रण उनकी है जो काव्य रचनाओं के अंदर जो देखने को मिलता है। विशेष सफलता मिली इस क्षेत्र में इनको। अंतिम दौर की रचनाओं में हम बात करें, आखिरी समय में जो इन्होंने रचना धर्म निभाया, रचना धर्मिता की रचनाएं लिखी, तो अंतिम दौर की रचनाएं
आध्यात्मिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि ली हुई है। उनमें आध्यात्मिकता है और दार्शनिकता देखने को मिलती है अंतिम दौर की इनकी रचनाओं में। फिल्मों के लिए लिखे गए जो उनके गीत है वो साहित्यिकता के कारण अलग से पहचाने जाते हैं। साहित्यिकता के कारण, विशेष साहित्यिक दृष्टिकोण होने के कारण अलग से है जो देखने को मिलते हैं, इनके विशेष पहचान है उनकी। नरेंद्र शर्मा की भाषा की बात करें तो वो सरल है, प्रवाहपूर्ण है, बिल्कुल सहज है। संगीतात्मकता और स्पष्टता उनके गीतों की जो विशेषता है। संगीतात्मकता उनमें लयात्मकता है और स्पष्टता उनके गीतों में देखने को मिलती है नरेंद्र साहब के। आज की जो ये पुस्तक है, मतलब आज की जो ये अंतरा पुस्तक, इसके अंदर जो इस पुस्तक अपने पाठ्य पुस्तक में जो संकलित कविता है वो है नींद उचट जाती है। तो यहाँ से ये क्या है, पहली बात तो कविता है, और परीक्षा में कविता का, कहानी का जो भी शीर्षक है वो देकर पूछा जाता है। एक 3-4 सवाल इस तरह के कि जैसे पूछ लिया नींद उचट जाती है कविता किसकी है, नरेंद्र शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, ऐसे कुछ भी दे दिया, महादेव वर्मा, तो नरेंद्र शर्मा साहब की है नींद उचट जाती है कविता। इस तरीके से सवाल है जो शीर्षक से पाठ का जो टाइटल वहाँ से पूछे जाते हैं सीधे सीधे। इस कविता में कवि ने एक ऐसी लंबी रात का वर्णन किया है जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। नींद उचट जाती है के अंदर किसका वर्णन है? एक ऐसी लंबी रात का वर्णन है जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है भाई साहब। और कवि को प्रकाश की कोई किरण भी है जो नहीं दिखाई दे रही। रात इतनी लंबी है कि उसे कोई प्रकाश की किरण, उजाले की किरण भी नहीं दिखाई दे रही है। कविता का ये अंधेरा 2 स्तरों पर है। कविता का अंधेरा कितने स्तरों पर है? 2 स्तरों पर है। व्यक्ति के स्तर पर यह दुस्वप्न है और निराशा का अंधेरा है। ध्यान में रखना, नींद उचट जाती है में कविता का जो अंधेरा है वो कितने स्तरों पर बताया गया? 2 स्तरों पर। ध्यान में रखना, पहला तो कौन सा है? व्यक्ति के स्तर पर बात करें तो ये दुस्वप्न और निराशा का अंधेरा है, तथा समाज के स्तर पर हम बात करें तो विकास, चेतना और जागृति के न होने का अंधेरा है भाई साहब। तो ध्यान में रखना, एक तो व्यक्ति के स्तर पर दुस्वप्न और निराशा, और समाज के स्तर पर विकास, चेतना और जागृति का क्या है? जागृति न होने का, जागृति का अभाव या जागृति न होने का क्या है? अंधेरा है। ये दोनों स्तर जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल है जो बन सकता है। ठीक है। कवि जागरण के द्वारा इन दोनों अंधेरों से मुक्त होने और प्रकाश का कपाट खोलने की बात करता है। कवि क्या बात करता है? एक जगाने की बात करता है, जागरण की बात करता है, प्रेरणा की बात करता है। कवि कहता है कि ये जो दोनों अंधेरे हैं, ये दोनों जो अंधेरे हैं व्यक्ति के स्तर पर और समाज के स्तर पर, इनसे मुक्त होने की और प्रकाश के द्वार खोलने की, प्रकाश के कपाट खोलने की, प्रकाश के किवाड़ खोलने की है जो बात करता है। यह संदर्भ है कविता का। तो ये चीजें हैं जो व्यक्ति के स्तर पर दुस्वप्न और निराशा खोपड़ी में रखना, और समाज के स्तर पर है जो विकास, चेतना और जागृति के नहीं होने का, यानी विकास वगैरह नहीं होना, चेतना, विकास, डेवलपमेंट नहीं होना मानसिक स्तर पर, चेतना के स्तर पर। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, और ये पूरा का पूरा जो अपना रचना है, गीत है, इसको देखेंगे। नींद उचट जाती है, पहले इसका मैं वाचन कर देता हूँ, फिर सीधा सीधा इसका अर्थ हो जाएगा कि जब जब नींद उचट जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है? देख देख दुस्वप्न भयंकर, चौंक चौंक उठता हूँ डर कर, पर भीतर के दुस्वप्नों से अधिक भयावह है तम बाहर। आती नहीं उषा बस केवल आने की आहट आती है, और देख अंधेरा नयन दुखते, दुश्चिंता में प्राण सूखते, सन्नाटा गहरा हो जाता जब जब श्वान श्रृंगाल भूंकते, भीत भावना भोर सुनहली नैनों के न निकट लाती है। मन होता है फिर सो जाऊं, गहरी निद्रा में खो जाऊं, जब तक रात रहे धरती पर चेतन से फिर जड़ हो जाऊं। और उस करवट अकुलाहट थी, पर नींद न इस करवट आती है। करवट नहीं बदलता है तम, मन उतावलेपन में अक्षम, जगते ए पलक नयन बावले, थिर न पुतलियां निमिष गए थम। और सांस आस में अटकी मन को आस रात भर भटकाती है। जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, नहीं गई भव निशा अंधेरी, अंधकार केंद्रित धरती पर देती रही ज्योति चक फेरी, अंतर नयनों के आगे से शिला नतम की हट पाती है, शिला नतम की हट पाती है। देखिए दुश्चिंता, यहाँ पर शब्दार्थ जो है दुश्चिंता यानी दुख देने वाली। एक जगह है भीत भावना, भीत भावना यानी
अपने भय शंका की भावना, डर की भावना। निमिष यानी क्षणपल, तम अंधेरा, श्वान कुत्ता होता है, श्रृंगाल यानी शयार, भोर सुबह, भव निशा संसार रूपी भयावह रात, भव यानी संसार और निशा यानी रात, तो संसार रूपी भयावह रात, चक फेरी चारों ओर चक्कर काटना, अंतर्नयन यानी अंतर्दृष्टि। ये कुछ शब्दार्थ हैं, ये बिल्कुल सीधा सीधा है, भावार्थ समझते हैं हम। देखिए साहब, देख जब जब नींद उचट जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है। और देख देख दुस्वप्न भयंकर चौंक चौंक उठता हूँ डर कर, पर भीतर के दुस्वप्नों से अधिक भयावह है तम बाहर आती नहीं उषा, बस केवल आने की आहट आती है। यहाँ तक हमें जो पंक्तियाँ देखते हैं, तो इन पंक्तियों के अंदर नरेंद्र शर्मा साहब जो है कि कभी कभी रात में नींद खुल जाती है, लेकिन क्या रात में जो नींद है अपनी, पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है कि कभी कभी रात में नींद खुल जाती है, जब तब नींद उचट जाती है, कि जब कभी रात में नींद खुल जाती है, लेकिन क्या रात में नींद खुल जाने के बाद क्या रात कटती है, या एक बुरे समय के जैसा पूरी रात ही खराब हो जाती है। पर क्या नींद उचट जाने से, नींद की खुल जाने से रात किसी की कट जाती है? क्या रात में किसी की नींद खुल जाती है अगर, तो उसके बाद में क्या रात कटती है, या एक बुरे समय के जैसे पूरी रात ये जो खराब हो जाती है। तो इसमें इन पंक्तियों में क्या कवि ने नरेंद्र शर्मा साहब ने समाज की जागृति, उसका विकास, उसकी चेतना का अभाव है ना, उसको बताया है साहब। जैसे कि समाज में जागृति नहीं होने से पूरा समाज का अंधेरे में डूब जाता है। तो कवि यहाँ पर आगे क्या कह रहा है कि देख देख दुस्वप्न भयंकर, कि रात में भयंकर बुरा सपना देखकर चौंक चौंक उठता हूँ डर कर। रात में भयंकर बुरा सपना देखकर मैं चौंक उठता हूँ, जाग जाता हूँ, मेरी आंखें खुल जाती है, नींद खुल जाती है, नींद टूट जाती है, भंग हो जाती है। पर भीतर के दुस्वप्नों से अधिक भयावह है तम बाहर, लेकिन मेरे अंदर चौंक उठता हूँ उस भयंकर सपने से डर कर, मेरी नींद जो खुल जाती है, लेकिन मेरे अंदर जो बुरे सपने हैं, पर भीतर के दुह सपनों से, मेरे अंदर के जो भीतर के अंदर के जो बुरे सपने हैं, दुह सपने बुरे सपने जो हैं, उससे कहीं ज़्यादा शर्मनाक दर्दनाक अंधेरा तो बाहर छाया हुआ है, अधिक भयावह है तम बाहर। बाहर का जो वातावरण है, बाहर का जो दर्द है, बाहर की जो पीड़ा है, वो बाहर का जो अंधेरा है बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। आती नहीं उषा बस केवल आने की आहट लाती है, यानी कि समाज में कोई विकास और जागृति नहीं है, बस चेतना और जागृति आने की क्या आश होती है, लेकिन जो समाज में कभी आती नहीं है। आती नहीं उषा बस केवल, कि सुबह कभी होती नहीं है भाई साहब, ढंग का काम कभी होता ही नहीं है, विकास का काम कभी होता ही नहीं, जागरण का काम कभी दिखता ही नहीं है। समाज में विकास जागृति बस चेतना आने की क्या आश होती है, केवल आने की आश ही होती है केवल, लेकिन क्या समाज में आती नहीं है। आगे देखिए, आगे रचनाकार कहता है, कवि महोदय कहते हैं कि देख अंधेरा नयन दुखते, दुश्चिंता में प्राण सूखते, सन्नाटा गहरा हो जाता, जब जब श्वान श्रृंगार भूंकते, भीत भावना कौन सा अलंकार होगा बताना, भीत भावना भोर सुनहली, नयनों के न निकट लाती है। पंक्तियों में नरेंद्र साहब क्या कहते हैं कि समाज में कोई जागृति नहीं है, समाज में कोई जागृति नहीं है, समाज में अंधेरा छाया हुआ है, घोर निराशा का भाव है। और ये अंधेरा देखकर क्या आंखों को तकलीफ होती है, ये अंधेरा देखकर क्या आती है, आंखों को तकलीफ होती है, दुखते हैं। देख अंधेरा नयन दुखते, इस अंधेरे को, इस विकास के न होने को, इस सही सिस्टम नहीं होने को देखकर मेरी आंखें क्या है, मतलब व्यवस्था ठीक नहीं होने की वजह से मेरी आंखें जो दुखती है। देख अंधेरा नहीं न दुखते, विकास को नहीं देखने की वजह से विकास देखने को मिलता नहीं है, अच्छा कार्य देखने को मिलता नहीं है, व्यवस्था नहीं है, इस वजह से समाज में जो व्याप्त चीज़ें हैं उनको देखकर मेरी आंखें क्या है, दुखती है, आंखों को तकलीफ होती है, और दुश्चिंता में प्राण सूखते, और समाज की सोच सोच के मन में बुरे ख्याल आते हैं, मन में बुरे ख्याल आते हैं, सन्नाटा गहरा हो जाता है, चिंता से जो प्राण सूखने लगते हैं, यूँ समझिए चिंता से प्राण सूखने लगते हैं। जब जब ये अंधेरा बढ़ता है और पूरे दिन सन्नाटा गहराने लगता है, तब तब मेरे प्राण है जो दुश्चिंता सोचने लगता है
कि देखो समाज में क्या हो रहा है, कहीं कुछ नहीं है, क्या होगा और क्या व्यवस्थाएं, मार काट चल रही है, वो चल रहा है। तो ये सब सोच सोच कर ही इस दुश्चिंता में क्या मेरे प्राण सूखते हैं और चारों तरफ तकलीफ है, अंधेरा है, यानी कि मन में एक बुरे ख्याल आते हैं और इस चिंता से प्राण से मेरे चिंता से क्या प्राण है जो सूखने लगते हैं एक तरीके से। जब जब श्वान श्रृंगाल भूंकते सन्नाटा गहरा हो जाता है, जब जब श्वान श्रृंगाल भूंकते भीत भावना भोर सुनहली नयनों के न निकट लाती है। कवि महोदय आगे कहते हैं कि चारों ओर खामोशी होती है, सन्नाटा गहरा हो जाता, चारों तरफ खामोशी होती है, लेकिन जब जब श्वान श्रृंगाल भूंकते, लेकिन जब जब कुत्ते और शियार भौंकने लगते हैं ना, भीत भावना भोर सुनहली, तब तब ऐसा लगता है कि मन में जब कुत्ते और शियार भौंकने लगते हैं तब मन में शंका और भय की भावना है जो और बढ़ जाती है और हो जाती है। नयनों के न भोर सुनहली, भीत भावना भोर सुनहली नयनों के न निकट लाती है, भय की भावना बढ़ जाती है और इसके बाद तो सुनहरी सुबह भी आंखों को है जो नहीं भाती है। ये श्वानों का और श्रृंगालों का जो भौंकना है ये इतना डरा देता है मन को, ये जो व्यवस्था इतनी डरा देती है, सिस्टम इतना डरा देता है कि फिर उसके बाद में कोई अच्छा होने की आशा हो ना तो वो भी अच्छा हो थोड़ा बहुत, वो भी ठीक नहीं लगता। यानी कि जो उषा इसके बाद जो सुनहली सुबह होती है, भोर सुनहली होती है जो, वो भी नयनों के न निकट लाती है, वो भी आँखों को है जो नहीं भाती है साहब। ठीक है, आगे देखिए। मन होता है फिर सो जाऊं, मन होता है फिर सो जाऊं, गहरी निद्रा में खो जाऊं, जब तक रात रहे धरती पर चेतन से फिर जड़ हो जाऊं, उस करवट अकुलाहट थी पर नींद न इस करवट आती है। नरेंद्र शर्मा साहब कहते हैं कि समाज में घोर अंधेरा देखकर मन करता है कि फिर से सो जाऊं, मन होता है फिर सो जाऊं, गहरी निद्रा में खो जाऊं। शर्मा साहब कहते हैं नरेंद्र जी कि समाज में जो घोर अव्यवस्था देखता हूँ, अंधेरा देखता हूँ, तो मन करता है कि फिर से गहरी नींद में क्या सो जाऊँ मैं, गहरी नींद में सो जाऊँ मैं, जब तक रात रहे धरती पर चेतन से फिर जड़ हो जाऊँ मैं। और जब तक कि समाज में अंधेरा रहेगा, जागृति नहीं है, जब तक रात रहे धरती पर, जब तक रात रहे धरती पर से तात्पर्य जब तक समाज में क्या अंधेरा रहेगा, अंधेरा रहेगा या यूं कहें कि जागृति नहीं होगी। ठीक है, जागेगा नहीं समाज, जागरूक नहीं होगा, तब तक मैं क्या स्थिर रहूं, चेतन से, बिल्कुल चेतनता से, चंचलता से इसको स्थिर में बदल जाऊं, मैं जड़ हो जाऊं। कि समाज में घोर अंधेरा देखकर मन करता है गहरी नींद में सो जाऊं, और जब तक कि समाज में अंधेरा रहेगा, जब तक रात रहे धरती पर, यानी रात रहे धरती पर, यानी जब तक समाज में अंधेरा रहेगा, जागृति नहीं आएगी, तब तक मैं क्या स्थिर रहूं, स्थिर हो जाऊं। और यानी कि जब तक इसमें धरती पर रात है तब तक मैं क्या विराम में रहूं, बिल्कुल साइलेंट रहूं, खामोश रहूं। और उस करवट अकुलाहट थी, और ये सब बातें सोचते सोचते उस करवट अकुलाहट थी पर नींद न इस करवट आती है। ये सब बातें सोच रहा है कवि, और सोचते सोचते कवि को नींद नहीं आती। उस करवट अकुलाहट थी, बेचैनी थी, व्याकुलता थी, नींद नहीं आती है, और बेचैन होकर करवट है जो बदलते रहते हैं रात भर। नींद न इस करवट आती है, न इधर इस करवट में नींद आती है, न उधर नींद आती है। तो इस बेचैनी में रात भर जो करवट बदलता है जो कभी रहता है। आगे देखिए। करवट नहीं बदलता है तम, मन उतावलेपन में अक्षम, जगते ए पलक नयन बावले, थिर न पुतलियां निमिष गए थम, सांस आस में अटकी मन को, आस रात भर भटकाती है। क्या भावार्थ है साहब? नींद उचट जाती। ये जो अपनी कविता है इसमें नरेंद्र शर्मा साहब आगे क्या कहते हैं कि रात भर करवट बदलते रह गया मैं, ऊपर पंक्ति है कि नींद ने इस करवट आती, कि रात भर मैं इधर उधर करवट बदलता ही रह गया बेचैनी से, व्याकुलता से, लेकिन अंधेरा नहीं जा रहा है, करवट नहीं बदलता है तम। ये जो तम है, ये जो अंधेरा है, ये साला है जो अंधेरा करवट नहीं बदलता है। करवट नहीं बदलने से तात्पर्य ये नहीं जाता है, मुझे बेचैनी हो रही, मैं करवट बदलने लग रहा हूँ, लेकिन ये अंधेरा है जो बिल्कुल करवट नहीं बदल रहा। यानी कि इन तकलीफ़ों, विकास का जो नाम पर जो फ्रॉड हो रहा है, धोखा हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। ये व्यवस्था जो अव्यवस्था, ये सुव्यवस्था में, व्यवस्था में नहीं बदल, परिवर्तित हो रही है। तो रात भर में तो करवट बदलते रहेगा, लेकिन अंधेरा है जो नहीं जा रहा है, सुबह जो हो ही नहीं रही है। मन उतावलेपन में अक्षम, जगते ए पलक नयन बावले, कि ये सुबह हो ही नहीं रही है।
कवि का मन क्या है, उतावलेपन से पागल हो रहा है। उतावलेपन से क्या हो रहा है, पागल हो रहा है। मन उतावलेपन में अक्षम, मन पे जो उतावलापन हो रहा है, एक तरीके से उत्कटता है, जो उत्तेजना है जो वो हावी हो रही है। और पूरी रात है जो नयन जाग रहे थे, जगते ए पलक नयन बावले, और इन आंखें भी बावड़ी है, पागल है, ये भी सारी रात रात भर है तो जग रही है, इस वजह से पलक तक नहीं झपकी, यूं समझिए। थिर न पुतलियां निमिष गए थम, सास आस में अटकी मन को आस रात भर भटकाती है। कि पलक तक नहीं झपकी है, पुतलियां स्थिर हो गई है, मेरी आंखों की पुतलियां स्थिर हो, और अब तो ऐसे लग रहा है भाई साहब कि ये समय ही रुक गया है। सास आस में अटकी मन को आस रात भर भटकाती है, निमिष गए थे, कि अब तो पुतलियां भी स्थिर हो गई है और ऐसा लग रहा है जैसे ये समय रुक सा गया हो। सांस ये इस आशा में अटकी हुई है सांस आस में अटकी, सांस इस आशा में अटकी हुई है कि जल्दी सुबह हो जाए, जल्दी है जो सुबह हो जाए, पर मन सुबह के आस में रात भर भटकाती है। मन क्या है, इस मन को सुबह के आस में ये रात भर है जो भटकाती है साहब। ठीक है, आगे की पंक्तियां देखिए, आसान है, उतना कठिन है नहीं। जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, नहीं गई भव निशा अंधेरी, अंधकार केंद्रित धरती पर देती रही ज्योति चक फेरी, अंतर नयनों के आगे से शीला न तम की हट पाती है। क्या कहते हैं कवि महोदय? कवि महोदय कहते हैं कि जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, कि मैं सोया नहीं हूँ, जब तक समाज में जागृति नहीं आ जाती मुझे नींद कैसे आएगी, मैं सो नहीं सकता। जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, नहीं गई बहु निशा अंधेरी, कि जब तक मैं सोया नहीं हूँ अभी, जब तक समाज में जागृति नहीं आ जाती, विकास नहीं आ जाता, चेतना जागृत नहीं हो जाती लोगों की, तो मुझे नींद कैसे आ सकती है। संसार से ये अभी भयावह अंधेरा गया नहीं है। नहीं गई भव निशा अंधेरी, यानी नहीं गई भव निशा अंधेरी, यानी संसार से ये जो अंधेरा है, ये भयावह जो अंधेरा है, ये जो अव्यवस्था है, जो ये विकास नहीं हो रहा है, लोगों के अंदर कुछ ना कुछ डर, चोर कपट का डर, डाकू का जो डर है, यह भी अंधेरा गया नहीं है। अंधकार केंद्रित धरती पर देती रही ज्योति चक फेरी, और इस अंधकार भरी धरती पर कोई उजाले का फेरा लगा रहा है। कोई उजाले का क्या चक फेरी, ने फेरा लगा रहा है। अंतर नयनों के आगे से शीला न तम की हट पाती है, फेरा लगा रहा है, उजाले का फेरा लगा रहा है कोई, लेकिन अंतर्दृष्टि है जो अपने मन की दृष्टि से के आगे से अंधेरे का जो चट्टान है वो हट नहीं पा रही है, हट नहीं रही है। और समाज के लिए शीला न तम की हट पाती है, समाज के लिए अंतर्दृष्टि उजाले की खोज करता है, समाज के लिए अंतर्दृष्टि उजाले की खोज करता है, लेकिन समाज से अभी अंधेरा है जो दूर है, जो नहीं हुआ है, शीला न तम की हट पाती है। तो कवि बोल रहा है मैं निरंतर प्रयास करूंगा जागरण के, लेकिन अभी है जो कुछ विशेष कार्य है जो हुआ नहीं है भाई साहब। तो आ गई बात समझ में। ये था नरेंद्र शर्मा साहब का अध्याय नींद उचट जाती है कविता, जिसमें एक लंबी रात का वर्णन है जो एक डरावने सपने की तरह है, जैसे कि प्रारंभ में मैंने बताया। और इसके अंदर इस कविता के माध्यम से, अंधेरे के माध्यम से समाज का स्तर पर जो विकास, जागृति और चेतना का अभाव है उसको बताने का कवि ने प्रयास किया है। 2 स्तर बताए हैं, बुरे सपनों के निराशा का चित्रण व्यक्ति स्तर पर, एक समाज के स्तर पर। ठीक है, और दोनों स्तरों पर इस अंधेरे को दूर करने की यहाँ पर कवि ने बात कही, और वे चाहते हैं कि समाज में जागृति आए, चेतना फैले और सभी का जीवन क्या है, सुखमय हो जाए, अंधेरा है जो दूर हो जाए। तो ये था अपना अध्याय। शब्दार्थ में पहले ही आपको बता चुका हूँ ये सारे के सारे। वीडियो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा ही होगा आपको। अच्छा लगा तो फिर लाइक कर दो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, क्योंकि लाइक का कुछ नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं कटता आपके, और मुझे थोड़ी प्रेरणा मिल जाती है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे द्वारा जो कार्य करवाया जा रहा है आपकी सेवार्थ निःशुल्क रूप से ग्रेड 1 2 वालों के लिए, तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है। तो लाइक किया करें, सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी इससे जुड़कर इसका लाभ ले सकें। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि इसी तरह और वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। आप परीक्षा को लेकर अगर डिमोटिव रहते हैं, पढ़ाई को लेकर डिमोटिव रहते हैं, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, एक दूसरे यूट्यूब चैनल का नाम है आदि की आवाज़, उस पर जाइए। मैं एक दिन छोड़कर एक दिन यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ,
तो यकीनन आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, नौकरी किस तरीके से, किस डायरेक्शन में चलकर हम काम करें कि हमें शर्तिया नौकरी मिल जाए, सफल हो जाएं। तो अब उन चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा, अपने जहन में बिठाना पड़ेगा और फिर उन पर काम करना पड़ेगा। आपको यकीनन आपके जीवन के अंदर तब्दीली आएगी। तो आदि की आवाज़ पर यूट्यूब चैनल पर जाना, उसको सब्सक्राइब करना और वीडियोस देखना, आपको यकीनन ऊर्जा मिलेगी। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।